हेलो दोस्तों, वंदे भारत चैनल में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में मैंने आपको बेसिक इलेक्ट्रिकल के 20 एमसीक्यूज क्वेश्चन के बारे में बताया था। इस वीडियो में मैं और आपको 20 एमसीक्यूज के बारे में बताता हूं। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, 1 ओम के 3 प्रतिरोधों को समांतर क्रम में जोड़ा गया। ऐसे 3 संयोगों को श्रेणी क्रम में जोड़ा गया, तब परिणामी प्रतिरोध का मान निम्न होगा। ए 9 ओम, बी 3 ओम, सी 1 ओम और डी 1/3 ओम। तो इसका आंसर होगा 1 ओम। देखिए इसमें कहना क्या चाह रहा है, 1 ओम के 3 प्रतिरोधों को समांतर क्रम में, मतलब कि 1 ओम के 3 प्रतिरोध हैं जिन्हें समांतर क्रम में जोड़ा गया है। अब ऐसे ही क्रम के 3 प्रतिरोधों को, संयोगों को श्रेणी क्रम में जोड़ा गया, तब उनका परिणामी प्रतिरोध क्या होगा। चलिए देखते हैं। देखिए 1 ओम के 3 प्रतिरोधों को समांतर क्रम में जोड़ा गया। अब ऐसे ही संयोगों को 3 बार में जोड़ा गया है और श्रेणी क्रम में देखिए जोड़ा गया। तो अब तीनों का देखिए क्या होगा। तो इसका समांतर क्रम में योग क्या होगा, एक प्रतिरोध, एक बॉक्स का देखिए कितना होगा, एक 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 का। तो 1/r बराबर 1/1, 1/1, 1/1। तो इसका कुल आएगा 3/1। तो जब r का मान निकालेंगे तो 1/3 ओम आएगा, मतलब कि एक बॉक्स का 1/3 हुआ। तो तीनों बॉक्स का मिलाएंगे तो देखिए कैसे होगा, ए और बी के बीच में एक का 1/3, एक का 1/3, एक का 1/3 हुआ। अब श्रेणी क्रम में ए बी के बीच में प्रतिरोध कितना होगा। तो श्रेणी क्रम में आप जानते हैं कि तीनों प्रतिरोध एक साथ जुड़ जाते हैं। तो 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3, इसका मान आएगा A1 + 1 + 1 अपॉन में 3, तो इक्वल टू 3/3। तो आएगा ए बी के मान आएगा 1 ओम। तो इसका आंसर हो गया सी, ए बी का 1 ओम। क्वेश्चन नंबर दूसरे पे आते हैं। आपके घर में 3 बल्ब 60 वाट के, 4 बल्ब 25 वाट के तथा 3 बल्ब 40 वाट के लगे हुए हैं। ये बल्ब रोजाना 5 घंटे जलते हैं और बिजली ऊर्जा की व्यय दर 40 पैसे प्रति यूनिट है। तो 30 दिन के 1 माह को आपको कितना व्यय देना होगा। ए 12 रुपये, बी 24 रुपये, सी 48 रुपये, डी 36 रुपये। तो इसका आंसर होगा बी 24 रुपये। देखिए कहने का क्या तात्पर्य है कि कह रहा है कि आपका कोई घर है, घर में आपके 3 बल्ब लगे हैं जो 60 वाट के हैं और 4 बल्ब लगे हैं जो 25 वाट के हैं और 3 बल्ब जो लगे हैं वो 40 वाट के हैं। और अब ये रोज़ाना जो है 5 घंटे जलाए जाते हैं, 5 घंटे, और उनकी जो घंटे जलाए जाते हैं और पर यूनिट की जो रेट है वो 40 पैसे प्रति यूनिट है। तो बताइए 30 दिन में वो कितना बिजली खपत करेंगे और कितना रेट आएगा उसका। तो देखिए अब हम पहले पावर निकालते हैं। तो पावर देखिए क्या होगा कि 3 बल्ब हैं जो 60 वाट के हैं प्लस 4 बल्ब जो हैं 25 वाट के हैं और 3 बल्ब जो हैं 40 वाट के हैं। सबको गुणा करके जोड़ देने पे तो कुल आएगा इसका 180 + 100 + 120। अब इनको जोड़ेंगे तो 400 वाट आएगा पावर। अब टाइम, टाइम देखिए क्या करा, रोजाना 5 घंटे चला रहे हैं। तो निकालना कितने दिन के लिए है, 30 दिन के लिए। तो गुणा कर दीजिए तो 150 घंटे आ गए। अब रेट कितना है पर यूनिट का, 40 पैसे पर यूनिट है बिजली की रेट। तो अब एनर्जी का जो होता है, जो एनर्जी व्यय की जाती है उसका सूत्र होता है E = P × T। इसे मैंने आपको बताया था इसके बारे में, सूत्र के बारे में। देखिए फिर से आ गया। तो अब हम P की जगह 400 रखते हैं और T की जगह 150। तो E बराबर हो गया 60,000 वाट आवर। अब इसमें बोला है किलो वाट आवर, पहले ही करेंगे तो किलो वाट के लिए 1000 से भाग देंगे तो जिससे आ जाएगा 60 किलो वाट। और 1 किलो वाट आवर को ही 1 यूनिट कहते हैं। तो यूनिट में से चेंज कर लिए हम तो 60 यूनिट आ गया। अब टोटल अमाउंट कितना खर्च हुआ है, टोटल अमाउंट जो होगा वो 60 गुणे, अब उसमें 40 पैसे का गुणा कर दीजिए तो आ गया आपका 2400 पैसे। अब पैसों को रुपए में कन्वर्ट करने के लिए अब 1 रुपए में 100 पैसे होते हैं तो उसे 100 से भाग दे दीजिए तो देखिए 24 रुपये आ गए आपका आंसर। तो इसका आंसर होगा 24। क्वेश्चन नंबर तीसरा पे आते हैं। मीटर जो विद्युत धारा मापता है डैश कहलाता है। ए वोल्ट मीटर, बी हाइड्रोमीटर, सी ओम मीटर, डी अमीटर। तो इसका आंसर होगा डी अमीटर।
इसमें कह रहा है कि जो विद्युत धारा को मापता है उसे हम क्या कहते हैं, तो अमीटर कहते हैं। और जो वोल्टेज को मापता है उसे वोल्ट मीटर कहते हैं। और जो रेजिस्टेंस को मापता है मतलब कि प्रतिरोध को, उसे हम अमीटर कहते हैं। तो इसका आंसर होगा डी। चलिए क्वेश्चन नंबर चौथे पे आते हैं। किसी बंद परिपथ में वोल्टेज और विद्युत धारा का अनुपात डैश रहता है। ए बदलता, बी समान, सी घटता, डी बढ़ता। तो इसका आंसर होगा बी समान। तो कह रहा है कि कोई बंद परिपथ है, मतलब चारों तरफ से क्लोज है, तो उसमें वोल्टेज और विद्युत धारा का जो अनुपात होता है वो समान रहता है, इसीलिए आंसर बी हो गया। क्वेश्चन नंबर 5वां आते हैं। किसी वस्तु का परावैद्युत स्थिरांक हमेशा होता है। ए 1 से कम, बी 1 से अधिक, सी 1 के बराबर, डी 0। इसका आंसर होगा बी 1 से अधिक। तो इसमें कहा क्या रहा है कि जो परावैद्युतांक है, आपको बता दूं कि किसी भी वस्तु का परावैद्युतांक जो होता है स्थिरांक, वैद्युत स्थिरांक, वो 1 से हमेशा अधिक होता है, 1 से कम नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 6वां। किरचॉफ का कौन सा नियम नोड या जंक्शन विश्लेषण के लिए लागू होता है। ए केसीएल, बी केबीएल, सी केसीएल व केबीएल, डी कोई भी नियम नहीं होता, लागू नहीं होता। तो इसका आंसर क्या होगा, तो इसका आंसर है ए केसीएल। किरचॉफ का जो नोड के लिए या जंक्शन के लिए होता है वो केसीएल रूल होता है, और जो वोल्टेज के लिए होता है, एक परिपथ बंद परिपथ के लिए होता है, वो केबीएल नियम होता है। क्वेश्चन नंबर 7वां। ए बी के संतुलन प्रतिरोध होगा। अब पूछ रहा है कि ए और बी के बीच में संतुलन प्रतिरोध क्या होगा। ए 1 ओम, बी 2 ओम, सी 0.5 ओम, डी 3 ओम। तो इसका आंसर होगा ए 1 ओम। तो देखिए दोस्तों, ए और बी के बीच में 1 ओम के दो पैरेलल में जुड़े हैं, मतलब कि ये भी पैरेलल में, ये भी पैरेलल में। तो पैरेलल का निकालने के बाद उनका पैरेलल के समतुल्य निकालने के बाद रेजिस्टेंस, तब उनका सीरीज में समतुल्य निकालिए। चलिए देखते हैं। देखिए ए और बी के बीच में जुड़े हुए हैं, तो पैरेलल में पहले निकालते हैं, मतलब समांतर क्रम में पहले निकालते हैं। समांतर क्रम में जब निकालेंगे तो उनका 0.5 ओम आएगा प्रतिरोध, तो दोनों का तब सीरीज में निकालते हैं। तो सीरीज में निकालने पे ए बी के बीच में दोनों को जोड़ना पड़ता है। तो 0.5 प्लस 0.5 आया 1 ओम। तो इसका आंसर होगा 1 ओम। क्वेश्चन नंबर 8वां। निम्न में कौन सा इंसुलेटिंग पदार्थ है। ए पेपर, बी कॉपर, सी चांदी, डी तांबा। इसका आंसर है पेपर, ए। इंसुलेटिंग मतलब कि वह पदार्थ जिसमें करंट का प्रवाह ही न हो पाए, मतलब धारा का प्रवाह ही न हो सके, वो धारा को रोके। तो कॉपर में हो सकता है वो चालक है, चांदी भी चालक है, तांबा भी चालक है। इंसुलेटिंग पदार्थ जो होते हैं वो होते हैं जो नॉन अचालक, तो ऐसे जिसमें धारा, तो पेपर ए आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 9वां। कॉपर के निम्न गुण के कारण इसके तारों का प्रयोग कनेक्टिंग तारों के रूप में प्रयोग किया जाता है। ए निम्न वैद्युत प्रतिरोध, बी उच्च चालकता, सी उच्च वैद्युत प्रतिरोध, डी ए व बी दोनों। इसका आंसर होगा ए निम्न वैद्युत प्रतिरोध। जो कॉपर की तारें होती हैं, देखेंगे आप कनेक्टिंग वायर के तौर पे, कनेक्टिंग मतलब कहीं दो तारों के बीच में जोड़ना, या कहीं जंक्शन आ रहे हो या कोई भी चीज़ ऐसी हो, तो वहाँ पे जोड़ने की, मतलब कि समझ लीजिए कि कोई भी तार आ रही हो या कहीं, तो उनको जोड़ने के लिए जो काम किया जाता है वो कॉपर तार का ही प्रयोग किया जाता है, क्योंकि उनका प्रतिरोध जो होता है निम्न होता है, जिससे वहाँ पे धारा की खपत कम हो। और अब ये भी आपको पता होना चाहिए कि जहाँ ज्वाइंट होता है वहाँ पे शॉर्ट सर्किट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो इसीलिए कम प्रतिरोध का जब रहता है तो कम से कम धारा का लॉ वहाँ पे होगा और उसमें कम से उत्पन्न होगी। तो इसीलिए आंसर नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 10वां। 1500 वाट के हीटर द्वारा 4 घंटे चलने पर खर्च की गई ऊर्जा डैश होगी। ए 1 यूनिट, बी 6 यूनिट, सी 2.5 यूनिट, डी 4 यूनिट। तो इसका आंसर होगा बी
6 यूनिट। इसमें क्या कह रहा है कि 1500 वाट की कोई हीटर है, उससे हम 4 घंटे जलाते हैं, तो अब उससे कितनी एनर्जी खपत होगी, तो ये बताइए। तो ये देखिए, अभी हम सूत्र बताए थे कि एनर्जी खपत की जो सूत्र होती है वो P बराबर होती है E बराबर होती है P इंटू टी। तो पहले P निकालते हैं, तो P देखिए 1500 वाट बोला है और T कितना है, 4 घंटे जला रहे हैं। तो अब सूत्र में रख देते हैं, तो 1500 गुणे 4 तो आया 6000 वाट। अब यूनिट में निकालने के लिए कह रहा है, आंसर इसके यूनिट में है, तो यूनिट में पहले इसको किलो वाट में बदलेंगे हम। तो किलो में बदलने के लिए 1000 से भाग देंगे, तो जिससे वजह से आएगा 6 किलो वाट आवर। अब 1 किलोवाट जो होता है 1 यूनिट बराबर होता है, तो 6 किलोवाट बराबर 6 यूनिट, इसका आंसर हो गया 6 यूनिट। क्वेश्चन नंबर चलिए 11वें पे आते हैं। 200 वाट और 500 वाट के समान वोल्टेज वाली लैंपों में 200 वाट के लैंप का प्रतिरोध डैश होगा। ए अधिक, बी समान, सी कम, डी सप्लाई की प्रकृति के अनुसार बदलता रहेगा। तो इसका आंसर होगा ए अधिक। ये कैसे होगा, चलिए अभी दिखाते हैं आपको हम। देखिए, आपको पता होगा कि पावर का सूत्र होता है शक्ति का P बराबर वी स्क्वायर अपॉन आर। तो रेजिस्टेंस कितना हो गया, वी स्क्वायर अपॉन पी। तो उसमें क्या कह रहा है कि वोल्टेज जो है वो स्थिर है, मतलब कि दोनों को वोल्टेज समान मिल रहे हैं। तो मतलब हुआ कि आर प्रोपोर्शनल हो गया 1 अपॉन पी के। तो पी पे अब देखिए यहाँ पे ये का दिखा रहा है कि पी अब जितना भी ज़्यादा रहेगा तो रेजिस्टेंस उतना कम हो जाएगा, प्रतिरोध। और P जितना कम रहेगा प्रतिरोध उतना ही अधिक होगा। तो अब देखिए 200 वाट और 500 वाट में कौन सा ज़्यादा है, 500 वाट ज़्यादा है। तो 500 वाट जब ज़्यादा है तो देखिए R1 जो हो जाएगा 1/200 हो जाएगा, और R2 जो होगा वो 1/500 हो जाएगा। तो 500 ज़्यादा होने की वजह से रेजिस्टेंस उसका घट गया है, और 200 कम होने की वजह से इसका प्रतिरोध बढ़ गया है, तो जिसकी वजह से R1 ज़्यादा होगा R2 के मुकाबले। चलिए क्वेश्चन नंबर 12वें पे आते हैं। तो इसमें कहा क्या रहा है, आने वाली और जाने वाली करंट का गणितीय योग क्या होगा। ए आने वाली करंट शून्य होगी, बी जाने वाली करंट शून्य होगी, सी आने वाली और जाने वाली करंट का बीजगणितीय योग शून्य होगा, डी आने वाली और जाने वाली करंट शून्य होती है। तो इसका आंसर होगा सी आने वाली और जाने वाली करंट का बीजगणितीय योग शून्य होता है। तो ये आपको पता है कि आने वाली और जाने वाली करंट का बीजगणितीय योग जो होता है वह शून्य होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13वां। एक स्थिर विद्युत आवेश उत्पन्न करता है। ए केवल विद्युत क्षेत्र, बी केवल चुंबकीय क्षेत्र, सी विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा ए केवल विद्युत क्षेत्र। जो एक स्थिर विद्युत आवेश होता है, कोई स्थिर विद्युत आवेश है तो हमेशा विद्युत क्षेत्र ही उत्पन्न करेगा, और जो एक चुंबकीय स्थिर आवेश होता है वो एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। आपको पता है कि किसी अगर चालक में धारा प्रवाहित हो रही है तो उनके आसपास एक विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है। वैसे ही एक चुंबक में भी देखेंगे आप तो उसमें भी एक चुंबकीय क्षेत्र प्रवाहित होती है उनके आसपास। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 में पाते हैं। परिपथ का गुण जो विद्युतीय ऊर्जा को ताप में परिवर्तित करता है कहलाता है। ए प्रतिरोध, बी धारा, सी वोल्टेज, डी विद्युत वाहक बल। तो इसका आंसर होगा ए प्रतिरोध। देखिए इसमें कहा क्या रहा है कि कोई परिपथ है, अब उसमें जो विद्युत धारा जब हम प्रवाहित करवाते हैं तो उसकी जो विद्युत ऊर्जा होती है वो ही देखते हैं आप, तार कभी कभी परिपथ जो है गर्म हो जाती है जब धारा प्रवाहित, तो किस वजह से वो गर्म हो जाती है धारा प्रवाहित करने पे। तो इसका कारण होता है प्रतिरोध। प्रतिरोध जो होता है वो रुकावट पैदा करता है, जिसकी वजह से वहाँ हीट उत्पन्न होती है। तो हीट का सूत्र I²R होता है, तो आर की वजह से वहाँ पे हीट उत्पन्न होती है। तो जो विद्युत धारा होती है उसकी ऊर्जा जो होती है वो हीट के रूप में कुछ निकल जाती है, तो यही होती है क्षय, इसे कहते हैं लीकेज करंट। क्वेश्चन नंबर 15वां पे आते हैं। किसी चालक में विद्युत धारा के प्रवाह का कारण होता है। ए प्रतिरोध में अंतर, बी धारा में अंतर, सी विद्युतीय विभव में अंतर, डी इनमें से कोई नहीं।
तो इसका आंसर होगा सी, विद्युतीय विभव में अंतर। बोल क्या रहा है, किसी चालक में विद्युत धारा के प्रवाह का कारण क्या होता है। अब देखिए कोई चालक है, उसमें विद्युत धारा किसकी वजह से बहती है, वह इलेक्ट्रॉनों की वजह से बहती है। अब इलेक्ट्रॉन जो है वो अनियमित गति करते हैं, मतलब कि किसी भी दिशा में इधर उधर जिगजैग मोशन में घूमते रहते हैं। तो अब उनको एक दिशा में जब तक वो प्रवाहित नहीं होंगे तब तक वो धारा प्रवाहित होगी नहीं। तो उनको अब एक दिशा में भगाने के लिए, प्रवाहित करने के लिए विद्युत विभव के अंतर का होना जरूरी है। जो वोल्टेज होता है वो यही काम करती है कि एक विद्युत, जैसे आप एग्जाम्पल मान सकते हैं कि एक कक्षा है, क्लास है, उसमें जब तक टीचर नहीं है तब तक बच्चे इधर से उधर खेल रहे हैं, कूद रहे हैं, कुछ भी बोल रहे हैं या क्या कर रहे हैं। पर जैसे ही टीचर आते हैं सब एक लाइन में बैठ जाते हैं अपनी अपनी जगहों पे और ये सब पढ़ाई स्टार्ट कर देते हैं। वैसे ही ये वोल्टेज एक टीचर का काम करता है और धारा जो है वो बच्चों का काम करता है, स्टूडेंट का। तो वही चीज़ है कि वोल्टेज जो है उनको एक धारा प्रवाहित करने में मदद करती है। तो इसका आंसर होगा सी। क्वेश्चन नंबर 16, किसी खोखले चालक के अंदर विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता डैश होती है। ए इकाई, बी शून्य, सी समान, डी असमान। तो इसका आंसर होगा बी शून्य। किसी कोई खोखला चालक है, उसके अंदर जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है वो शून्य होती है, क्योंकि उसके अंदर कोई क्षेत्र नहीं उत्पन्न होता, वहाँ पे कोई क्षेत्र नहीं रहता। जब क्षेत्र नहीं तो तीव्रता नहीं, तीव्रता नहीं तो शून्य हो गया उसका मान। तो इसीलिए आप देखते होंगे कि कोई भी कहा जाता है कि जब आकाशीय बिजली गिरती है, लाइटरिंग होता है, तब आप लोग गाड़ी के अंदर बंद पूरे शीशे कवर बंद कर ले, जिससे आपको करंट नहीं मारेगा। तो इसका कारण यही है कि वो एक खोखला बन जाता है, गोला चालक बन जाता है गाड़ी, और आप अंदर रहते हैं, तो जिसकी वजह से जो चालक होती है, विद्युत क्षेत्र होता है, वो चालक के क्षेत्र के ऊपर से बहता है, सरफेस से बहता है, जिसकी वजह से खोखले के अंदर जो रहता है उसे लाइन नहीं लगती, तो इसलिए उसके अंदर तीव्रता शून्य होती रहती है। तो इसका आंसर होगा बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 17, विद्युतीय धारा एक डैश राशि है। ए अदिश, बी सदिश, सी कहा नहीं जा सकता, डी कभी सदिश कभी अदिश। तो इसका आंसर होगा ए अदिश। विद्युत धारा जो है एक अदिश राशि है। पर आप इसमें से बहुत लोग सोचते होंगे कि उसमें तो दिशा तो दी रहती है, उसमें निशान लगाता है, वो दिशा उनको दी नहीं रहती, वो दिशा उनकी दिशा को नहीं बताती है, वो बताती है कि वो किधर से किधर धारा प्रवाहित हो रही है, उससे वो डिनोट बस करती है, न कि वो बताती है कि उसमें एक दिशा है। विद्युत धारा में कोई दिशा नहीं होती है उसकी, बस वो वहाँ पे एक सिंबल होता है कि आपको बताने के लिए वो लगाए जाते हैं कि जना वो लगे, पता चले आपको कि विद्युत धारा यहाँ से इस दिशा में प्रवाहित हो रही है, जबकि उसकी कोई दिशा नहीं होती है। क्वेश्चन नंबर चलिए 18वें पे आते हैं। निम्न में से कौन सा चालकता का मात्रक है। ए ओम, बी फैराड, सी साइमन, डी हेनरी। तो इसका आंसर होगा सी साइमन। चालकता की जो मात्रक होती है वो साइमन होती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 19वें पे आते हैं। किसी पदार्थ का रेजिस्टेंस कम होता है यदि ए मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिक हो जाए, बी वस्तु का ताप बढ़ जाए, डी यह ताप पर निर्भर नहीं करता, डी उपरोक्त में से कोई उत्तर सही नहीं है। तो इसका आंसर होगा ए मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिक हो जाए। आपको पता है कि अगर किसी चालक में अचालक में अगर इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिक होती है तो धारा अधिक से अधिक प्रवाहित होती है। तो धारा अधिक कब प्रवाहित होती है, मतलब कि रेजिस्टेंस जब कम हो गया, मतलब प्रतिरोध जब उसका कम हो गया तब प्रवाहित होती है। अब वही चीज़ देखिए, चालक में अधिक इलेक्ट्रॉन होने की वजह से उसमें धारा प्रवाहित होती है, जबकि अचालक में, जिसे कहते हैं कुचालक, उसमें इलेक्ट्रॉन की मात्रा कम या ना के बराबर होने की वजह से उसमें धारा नहीं प्रवाहित होती है। और जबकि अर्धचालक में थोड़ी मात्रा में होने की वजह से इसलिए उसमें थोड़ी मात्रा में प्रवाहित होती है। इसलिए इलेक्ट्रॉन जितनी अधिक होगी उसमें धारा का प्रवाह उतना ही तेज होगा और रेजिस्टेंस का कम होगा और रुकावट कम होगी। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 में पाते हैं। व्हीटस्टोन सेतु संतुलन में कहलाएगा जब गैल्वेनोमीटर में प्रवाहित धारा होगी। ए इकाई, बी
शून्य, सी अनंत, डी 0.8 एम्पियर। तो इसका आंसर होगा बी शून्य। आपने व्हीटस्टोन सेतु देखा होगा या ब्रिज देखा होगा कि उसमें आपको दिखा होगा 4 रेजिस्टेंस प्रतिरोध PQRS 4। जब वो संतुलन में होते हैं तो उनके बीच में देखे होंगे कि एक रेजिस्टेंस लगा होगा गैल्वेनोमीटर, तो वहाँ पे शून्य विक्षेप दिखाएगा। अगर वो संतुलन में नहीं है तो वो विक्षेप दिखाएगा, और जब संतुलन में रहेगा तो 0 पे रहेगा वो। तो इसीलिए उसका बीच का गैल्वेनोमीटर शून्य होता है जब वो संतुलन अवस्था में होता है। इसका होता है सूत्र P/Q, P/Q बराबर R/S, R/S होता है। चलिए दोस्तों, अब वीडियो को समाप्त करते हैं। थैंक्स। पर हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए, और जिन लोगों ने हमारे वीडियो को नहीं देखा होगा वो देख ले, और जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया होगा कर ले, और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।